गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बनाए वीडियोस पसंद आ रहे हैं और उनके कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कर दीजिए, साथ में वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोस रेगुलरली। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू अ न्यू एक्ट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। हम लोगों ने पहले फैक्ट्री एक्ट पढ़ लिया है, उसके बाद में हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है वो पढ़ लिया है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मिनिमम वेज रेट क्या है, मिनिमम जो वेजेस एक्ट है वो क्या है, वो 1948 में एनफोर्स हुआ था। ये क्या है, क्यों बनाया गया, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट भी 1948 में है और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो भी 1948 में है, जबकि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो 1936 में है। ये थोड़ा सा ईयर फॉर्मेशन आपको पक्का याद रखना है, क्योंकि जब जब आप एक्ट का कोट करोगे आप अपने आंसर शीट में, उसके साथ उसका फॉर्मेशन ईयर जरूर मेंशन करो। इसके मार्क्स होते हैं, आपने नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं कटते, लेकिन अगर लिखा है तो मार्क्स पे वेटेज आती है। इस चीज का आप हमेशा याद रखो। लॉ की कॉपीज को अलग तरह से असेस किया जाता है, उसके लिए प्रोविजन, सेक्शंस, उसका जो एक्ट का नाम है, उसका फॉर्मेशन ईयर है, इन सबका बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि जब भी आप अपने एक्ट का नाम लिखेंगे आप उसके साथ फॉर्मेशन ईयर लिखेंगे। अगर आपको सेक्शन बिल्कुल अच्छे से लर्न है तो सेक्शन जरूर मेंशन करेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई आपको लॉ, केस लॉ जो है वो याद है तो जरूर मेंशन करिए, और इस तरीके से मेंशन कीजिए कि आपके एग्जामिनर को वो दिख जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ विल यू प्रेजेंट द आंसर और द डिटेल और द कंटेंट इन द आंसर शीट, राइट। चलो अब आज नया एक्ट शुरू कर रहे हैं। मैं आपको आज इंट्रोडक्शन और इसके केवल सेक्शन 1 और 2 के बारे में समझाऊंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, और धीरे धीरे आपको भी अपनी मेहनत शुरू रखनी है ताकि आपको ये चीजें क्लियर होती जाए। हो सकता है आप मेरे जब वीडियोस देख रहे हो तो एक वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ ये तो समझ में आ गया, लेकिन जब आप बहुत सारा मटीरियल हो जाता है उसके बाद आपको नहीं याद रहेगा कि आपका सेक्शन 2 क्या कहता था, सेक्शन 26 क्या कहता है, वो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब जब आप वीडियोस देखते हैं आप अपनी कॉपी में कुछ चीजों को मेंशन कर लीजिए जो उसके कीवर्ड्स है। एटलीस्ट मेरे इस बोर्ड को तो मेंशन कर ही लीजिए, खुद की राइटिंग में लिख ही लीजिए अपने रजिस्टर में, ठीक है। क्योंकि राइटिंग में लिखा हुआ आपको हमेशा ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है मिनिमम वेजेस एक्ट, तो जरा उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट था उसका जो इनिशिएटिव लिया गया था वो लिया गया था श्री KGR चौधरी सर की तरफ से, और वो 1920 में ही इसके लिए एक स्टेप उठाया जा चुका था। क्यों? क्योंकि वेजेस में बहुत ही डोमिनिज्म चल रहा था, यानी दिया तो दिया, जो मर्जी आए दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, कम दिया तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि देखो हमारा जो वर्कर था ना वो इतना लिटरेट नहीं था, अपने राइट्स के प्रति अवेयर नहीं था, और इसी चीज का फायदा उन एम्प्लॉयर ने उठाया जो उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। उनकी अनअवेयरनेस उनके लिए वरदान साबित हो रही थी एम्प्लॉयर्स के लिए। तो अब ऐसे में जब जो लोग सोशल वर्कर होते हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए सोचते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त टाइम था कि वो इस तरीके के कुछ कदम उठाएं, कुछ ऐसा एक्ट डेवलप करने के लिए सरकार को निर्देशित या सुझाव दे जिससे कि उन वर्कर्स का भी कुछ कल्याण हो सके, कुछ भला हो सके। तो जो KGR चौधरी सर थे उन्होंने 1920 में इसके लिए एक पहला इनिशिएटिव उठाया था, और उन्होंने एक बोर्ड का सेटअप किया था, एक गठन किया था बोर्ड का, जिसके लिए ये था कि हम हमारे मजदूरों की मजदूरी को निर्धारित कर सके, डिटरमिनेंट कर सकें, राइट। और ये जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो कन्वेक्शन 26 और 30 था 1928 में, वो भी इसी चीज से रिलेटेड था, जो वेज फिक्सिंग मशीनरी को डेवलप करने की बात करता था कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेड हैं, जो व्यापार चल रहा है, उसमें एक ऐसी मशीनरी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा सेटअप होना चाहिए जो कि कम से कम मजदूरी क्या दी जाए इस बारे में बात करता हो। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO, उनका जो कन्विक्शन हुआ था 26 और 30, उसमें इस चीज को भी उठाया गया था। तो सबसे पहली शुरुआत हुई 1920 में, उसके बाद 1928 में ILO का जो कन्विक्शन यानी जो निर्णय लिया गया था 26 और 30, उसमें भी इसकी बात हुई थी। और फिर
मिनिमम वेजेस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये खास बात है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1946 में 11 अप्रैल 1946 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें इस चीज को बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और फिर वो फोर्स में आया था 15 मार्च 1948 को। देखिए जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, जो एक्ट 1948 में बना उस एक्ट के लिए काम 1920 से शुरू हुआ। 1920 में एक शुरुआत हुई, 1928 में फिर थोड़ी और शुरुआत हुई, फिर 1946 में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और एक्चुअली 1948 15 मार्च को ये पास किया गया। और अब क्या हुआ, द कमेटी ऑन फेयर वेजेस वाज सेटअप की गई 1948 में, जिसने वेज स्ट्रक्चर के लिए गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करी। यहां तक की बात समझ में आती है आपको कि मैंने क्या बताया, सारी हिस्ट्री की बात बताती है कि किस तरीके से ये हुआ। अब एक और बात, जो मिनिमम वेजेस था वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि किसी की भी जिंदगी को डायरेक्टली प्रभावित करता था। क्योंकि एक बात याद रखिए आप, अगर आप अपने वर्कर को उसकी मेहनत के हिसाब से उसे मेहनताना देते हैं तो ना केवल वो खुश होता है बल्कि अपने फैमिली का स्टैंडर्ड, सोसाइटी में इनकम लेवल, नेशनल ग्रोथ या इकोनॉमिक साउंडनेस, ये सारी चीजें उसके उन चीजों से चैनलाइज हो जाती हैं। तो आप केवल एक वर्कर को उसके मेहनत का मेहनताना नहीं देते हैं बल्कि ये पूरे चैनल को आप एक तरीके से चैनलाइज करते हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये कहा गया कि जब जिनेवा में ये जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1928 में, उस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि ऐसी मशीनरी को सेटअप किया जा सके ताकि कि ऐसा किया जाए कि कम से कम ये तो पता हो एक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी क्या दी जानी चाहिए। क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि न्यूनतम मजदूरी क्या दी जाए। देखो कोई एक व्यक्ति है, जैसे 100 रुपए दिया जाना चाहिए था, उसको आप 20 रुपए दे देते तो आप ये तो कहते हो कि मैंने तो मजदूरी दी, पर क्या ये उसकी न्यूनतम मजदूरी थी? अरे मिनिमम टू मिनिमम द वर्कर शुड बी पेड टू एज अ ₹100 एज अ मिनिमम पेमेंट। तो अगर आप 20 रुपए देते हो तो उसका आपने कोई एहसान नहीं किया बल्कि उसका आपने शोषण कर लिया। वो आपने 80 रुपए अपने पास रख करके उसका बहुत बड़ा शोषण कर लिया और एक तरीके से पूरे देश के साथ में आपने दगाबाजी कर दी। तो इसलिए 1928 में जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से इस मशीनरी को सेटअप करने की जरूरत महसूस करवाई गई और ये कहा गया कि जो आर्टिकल 223 से 228 तक के हैं इंटरनेशनल लेबर के, उन कोड को रिप्रेजेंट किया जाए ताकि कि हम फिक्सेशन कर सके मिनिमम वेजेस के लिए, ताकि जो हमारे व्यापार में और व्यापार के हिस्सों में जो वर्कर्स उलझे हुए हैं उनको उसका बाकायदा फायदा मिल सके। राइट, तो इस तरीके की चीजें से ये क्लियर होना चाहिए कि कम से कम ये तो पता हो कम से कम लेबर क्या मिलना चाहिए एक वर्कर को। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्ट पर, क्या उसका उद्देश्य क्या था इस एक्ट का। तो हालांकि आपको इस सारी भूमिका से, इस हिस्ट्री से ही पता चल गया होगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था, फिर भी हम बात कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट था टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। उन्हें रोजगार देते हुए उनके जो कल्याण है, जो भलाई है, उस चीज को सिक्योर करना और प्रिवेंट करना एक्सप्लॉयटेशन को, उनका जो शोषण हो रहा है उसको रोकना। तो इसका जो एम था, मेन एम था, वो प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था जो कि इंडस्ट्रीज में हो रहा था। और इसने कभी भी मिनिमम वेज के लिए डिफाइन नहीं किया, इसको कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं किया, लेकिन एम्पावर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कम से कम हर समय समय पर अपने वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज फिक्स करे, न्यूनतम मजदूरी क्या हो इस बात को वो फिक्स करे। इस चीज के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। अब आगे की बात करते हैं। जब हमने ये बात कर ली कि हिस्ट्री ये कहती है, अब हिस्ट्री के बाद थोड़ा सा और ढंग से पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव और क्या क्या थे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, जैसा अभी अपन ने पढ़ लिया कि वेलफेयर तो था ही था, मिनिमम वेज प्रोवाइड करना वर्कर्स को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये बताना कि न्यूनतम वेजेस क्या होगा, एंड उन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, उन गवर्नमेंट को सशक्त करना, उन्हें मजबूत करना ताकि कि वो फिक्सिंग मिनिमम वेजेस के लिए अपने कदम उठा सकें और उसे टाइमली रिवाइज भी करें।
और इसके अलावा ये कहता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, उसमें सेक्शंस अप्लाई करना कि किस तरीके से ये काम होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स की। इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट थे इस एक्ट के। नंबर 1 एक्सप्लॉयटेशन रोकना, नंबर 2 मिनिमम वेज रेट को इंश्योर करना, और नंबर 3 डायरेक्ट करना एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में। जिन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन करना है उनके अगेंस्ट में जाकर के उन्हें डायरेक्शन देना कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की चीजें। तो अब बात करते हैं कुछ सैलेंट फीचर्स की। इसमें 4 बातें शामिल की गई थी। इसकी मुख्य जो अगर कहेंगे विशेषताएं तो इसमें 4 बातें थी। इन 4 बातों में यह कहा गया, नंबर 1 मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, मजदूरी की न्यूनतम दरें क्या होंगी। नंबर 2 मिनिमम पीस रेट, एक प्रत्येक कार्य की मजदूरी क्या होगी मिनिमम टू मिनिमम। और नंबर 3 गारंटीड टाइम रेट, एक समय सीमा, एक गारंटीड आश्वासित जो समय दर होगी वो क्या होगी। और एन ओवर टाइम रेट, अगर कोई व्यक्ति अपने नियत समय से ज्यादा काम करता है तो उसे किस दर पर उसे मजदूरी दी जाएगी। इन 4 बातों को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से फोकस किया गया था, ये इसके सब्जेक्ट थे। तो फिर से बता रही हूँ, पहला सब्जेक्ट था मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, नंबर 2 था मिनिमम पीस रेट, प्रत्येक कार्य के ऊपर क्या दर दी जाएगी, और गारंटीड टाइम रेट यानी समय के लिए क्या दर होगी और समय दर क्या होगा, और ओवर टाइम रेट यानी अगर आपने नियत समय से ऊपर काम किया तो आपको क्या दर से मजदूरी मिलेगी। अब बात करते हैं इसके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 में आपको हमेशा जब एक्ट कोई भी करवाती हूँ मैं एक ही चीज कहती हूँ, सेक्शन 1 आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसके टाइटल और उसके एक्सटेंशन की बात करेगा। तो नंबर 1 टाइटल और एक्सटेंट की बात करता है, तो इसके लिए हम कह देते हैं जो मिनिमम वेज रेट 1948 एक्ट है उसका सेक्शन 1 ये कहता है कि इसका एक्सटेंशन तो है द एक्ट The minimum wage rate 1948 extends to whole of India, पूरे भारत पर लागू होगा। और इसका टाइटल होगा This Act may be called the Minimum Wage Act 1948, Minimum Wage Act 1948 के टाइटल से इसे जाना जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरी बातों की कि ये कहता है इसमें जो सेक्शन 2 है वो क्या कहेगा। सेक्शन 2 ने बहुत सारी चीजों में डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी है। आपको मैं बता दूं जो सेक्शन 2 है इसको इसके सब सेक्शन ए, सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी, सब सेक्शन बी, सी, डी, इस तरीके से ये थोड़ा सा 5-6 बातें कवर करता है। मैं आपको बताती हूँ किस सेक्शन में और किस सब सेक्शन में क्या चीज कही गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन ए की। उसमें एडोलेंस को डिफाइन किया गया है। एडोलेंस किसको कहा जाएगा, हर वो व्यक्ति एडोलेंस होगा जो 14 साल से तो बड़ा हो गया होगा लेकिन 18 साल से बड़ा नहीं है, यानी वो व्यक्ति जो ना चाइल्ड है ना ही एडल्ट है। तो चाइल्ड और एडल्ट के बीच की जो उम्र होती है 14 साल से 18 साल के बीच की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको एडोलेंस कहा गया है लॉ की भाषा में। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में। अब बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। वो कहता है एडल्ट कौन होगा। एडल्ट हर वो व्यक्ति एडल्ट माना जाएगा जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए हों। द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स ऑफ द एज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एडोलेंस को भी डिफाइन कर दिया गया है और ए सब सेक्शन में एडल्ट को भी डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन बी की। तो वो कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी। तो कहता है कोई भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कैरिड किया जाता है अगर किसी भी अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर वो माइन या ऑयल फील्ड या मेजर पोर्ट या कॉर्पोरेशन वगैरह जो होती हैं सेंट्रल एक्ट के तहत, उन सबको हमने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहा है। और दूसरा कहता है अगर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट इसे हम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहेंगे। आ गई बात समझ में। अब सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में बताता है कि कौन कौन अथॉरिटी होंगे। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन बी कहता है चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड के लिए ये कहा गया है जिसने अपनी उम्र के 14 साल अभी कंप्लीट नहीं किए हों। अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द 14 इयर्स ऑफ हिज एज। याद रखो कि हमने चाइल्ड की बात कर ली सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में, एडोलेंस की बात कर ली सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में, और एडल्ट की बात कर ली सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में। ये चीजें क्लियर दिमाग में रखते चलो। अपने हाथ से अपनी एक टेबल बना लो, रजिस्टर में आपको इजीली याद होता जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एक्ट
की बात करोगे सेक्शन 2 तो कहीं ना कहीं मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डिफाइन तो करना ही चाहिए कि क्या क्या चीजें डिफाइन की गई हैं इस सेक्शन में। तो सेक्शन 2 हमेशा पक्का याद कर लेना चाहिए किसी भी एक्ट का। अब आगे बात करते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी कहता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होगी। देखो अगर बात कर रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन बी की, तो एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है उसकी बात करी है, और जो सेक्शन 2 सबसेक्शन सी है उसने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करी है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो होती है जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जिसे अथॉरिटी अपॉइंट किया गया होगा, या तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट की गई होगी, या फिर टाइम पर एसर्टेन किया गया होगा, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के द्वारा एप्लीकेबल होगी। और इन चीजों को हमने कहा है नोटिफिकेशन से जिनको अपॉइंट किया गया होगा वही लोग होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब आगे की बात करते हैं, एम्प्लॉयर कौन होगा। एम्प्लॉयर के लिए कहा गया है वन हु एम्प्लॉयज वन और मोर एम्प्लॉयज इन वन शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको एम्प्लॉयर कहा गया है जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है। वेजेस का मतलब होता है वो सारे रेम्यूनरेशन जो कि कैपेबल होते हैं, जिन्हें हम इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम वेजेस कहते हैं। वर्कर के एक तरीके से उसका कंसिडरेशन होता है। अगर एम्प्लॉय की बात करेंगे तो हर वो व्यक्ति एम्प्लॉय कहा जाएगा जिसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयड किया गया होगा और उसके काम की एवज में उसे या तो हायर किया गया होगा या फिर उसे रिवार्ड दिया जा रहा होगा। इस तरीके से बात अगर हम कह रहे हैं तो ये सारी हो गई सेक्शन 2 की बातें। हमने सेक्शन 2 में ए सब सेक्शन ए बी बी सी ई एफ इस तरीके से बात करी है। तो आपको उम्मीद करती हूँ ये सारा जो एक इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 और 2 जो इसका स्टार्टिंग सेक्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। और ये एक्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।